तो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ? हमारी जिंदगी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है वो क्या है? अब हर आदमी का अपना अलग अलग होता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन ज़्यादातर लोग, हम लोग डिस्कस किए इसके पहले वाले सेशन में कि ज़्यादातर लोग अपनी प्रायोरिटी अगर सेट करें, ध्यान से सोचें, तो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? हेल्थ और वेलनेस। तो आपका स्वागत है इस हेल्थ और वेलनेस की सेशन 2 में, दूसरे दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम वेलनेस की बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने कुछ बात किया और आज हम लोग बात करेंगे लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ के बारे में, कि बहुत से ऐसे लाइफ़स्टाइल की डिसीज़ेज़ होती हैं, है ना? जो हम लाइफ़स्टाइल के कारण पैदा कर लेते हैं। अब आपको भले विश्वास ना हो, लेकिन देखिए कुछ लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ यहाँ लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़िए। डायबिटीज़ है, कैंसर है, अल्ज़ाइमर है, हाँ, स्मोकिंग की वजह से बहुत से फैट है, न्यूट्रिशन है, ठीक है? ब्रेस्ट कैंसर है, एसिडिटी है, डिप्रेशन है, मतलब अल्कोहलिज़्म है, मतलब तमाम ऐसा आप पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, ठीक है? फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, मतलब ढेर सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो हम ये लाइफ़स्टाइल जो हमारी है, किस तरीके से हम रहते हैं, क्या खाते हैं, कि कब उठते हैं, क्या एक्सरसाइज़ करते हैं, नहीं करते, किन लोगों के साथ रहते हैं, पॉज़िटिव लोगों के साथ रहते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, दुनिया भर की ये सब चीज़ें। ये सब बहुत वैल्यू करती हैं हमारी लाइफ़स्टाइल में कि हमारा जीवन आगे का कैसे चलेगा। तो चलिए हम लाइफ़स्टाइल डिसीज़ के बारे में आज और बात करते हैं आप लोगों से। देखिए, जैसे हम लोगों ने उस दिन भी बात किया था और आज भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। क्या बात करना है? कि हेल्थ है। अब हेल्थ में हम अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए अगर हम ये ग्रीन वाला चक्कर चूज़ करते हैं, सर्किल चूज़ करते हैं, तो गुड लाइफ़स्टाइल अगर हम चॉइस करते हैं, तो हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर येलो वाला लाइन अगर हमने चूज़ कर लिया, पुअर लाइफ़स्टाइल अगर हमने चॉइस किया, तो सबसे पहले कि हमें डिसीज़ होगा, रोग होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया था। जब रोग होगा तो उसके लिए मेडिकेशन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। अगर कंट्रोल हुआ आपका डिसीज़ तब तो बढ़िया, तब फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप गुड लाइफ़स्टाइल चॉइस कर लीजिए। अगर कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? वो और पुअर लाइफ़स्टाइल को मजबूर हो जाएँगे, ठीक है? और अगर आपने वहाँ से पुअर लाइफ़स्टाइल फिर से दोबारा चूज़ किया, अगर थोड़ा-सा कंट्रोल भी हुआ, उसके बाद भी अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन नहीं किए, वही पुअर लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखे, तो क्या होगा? डिसीज़ आपका बिगड़ता जाएगा, वो खराब से खराब होता जाएगा और ज़्यादा आप विकट परिस्थिति में फँसते जाएँगे। और होगा क्या? कोई भी व्यक्ति जब ज़्यादा मतलब बीमार होने लगेगा, तो उनको और ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर और ज़्यादा दवाइयाँ देने के बाद भी अगर उनका रोग कंट्रोल हुआ तब तो ठीक, तब फिर उनके पास एक चॉइस है कि वो अभी गुड लाइफ़स्टाइल में आ जाए। मतलब अभी भी देखिए एक दूसरा चॉइस फिर मिला, गुड लाइफ़स्टाइल चॉइस करने का। पहला, जब हम हेल्दी हैं तब गुड लाइफ़स्टाइल चॉइस कर सकते हैं। दूसरा, पुअर लाइफ़स्टाइल चॉइस किए, बीमार हुए, दवाई किए, ठीक हुए, दोबारा हम चॉइस कर सकते हैं। तिबारा, फिर मौका मिल रहा है कि अगर हम कंटिन्यू मतलब लगातार हम पुअर लाइफ़स्टाइल के बाद जब हमारी ज़्यादा बीमारी बढ़ गई थी, उस समय हम ज़्यादा बुरी तरीके से फँस गए थे, फिर भी लेकिन हमारी दवाइयाँ हुई, मैं ठीक हुआ, अच्छे से हुआ। तो भी आपको तिबारा भी, आपको तीसरी बार भी जो है लाइफ़स्टाइल चॉइस करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर हमने नहीं किया, तो ऐसी दवाइयाँ बढ़ती जाएगी और क्या होगा? जो ये डिसीज़ है, जो रोग है, ये बढ़ते जाएँगे और ये हमें कहाँ तक? मौत के मुँह में पहुँचा देंगे। तो कोई भी व्यक्ति हेल्दी लाइफ़स्टाइल को ही चुनेगा, गुड लाइफ़स्टाइल को ही चुनेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने ये देखा, ये बहुत ही भयावह है, बहुत ही अ, डरावना है। कोई भी आदमी चाहता नहीं कि वो बीमार हो, है ना? अब आगे, कुछ लाइफ़स्टाइल जो अलार्मिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की, आज मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मोटापा है, आर्थराइटिस है। ये सब देखने में तो कोई ऐसे साधारण रोग नहीं है जो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल तक पहुँचा दें। लेकिन अगर ये कंटीन्यूअस शरीर में बने रहे, लोगों के साथ चिपके रहे, तो निश्चित रूप से आप ये देखिए कि 1990 के दर के हिसाब से 2020 में इनसे होने वाली मौत दुगनी हो गई है। मतलब लगभग-लगभग 37-38 लाख लोग उस समय मरते थे सन 90 में, और अब लगभग 76 से 90 लाख लोग हर साल इन बीमारियों के कारण मर रहे हैं।
जो अपनी लाइफ़स्टाइल से पैदा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो अपनी लाइफ़स्टाइल से नहीं पैदा कर रहे हैं। तो चलिए मैं कुछ और आपके साथ बात कर रहा हूँ कि जो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ होती है, ये कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। पहला इनहेरिटेड और इंट्रोजेनिक और एक्वायर्ड। अब एक-एक के बारे में बात कर लेते हैं कि ये तीनों टाइप का मतलब क्या हुआ? पहला का मतलब हुआ कि हमें आनुवंशिक रूप से कोई मिला है, इनहेरिटेड। आनुवांशिक रूप से होना का मतलब जैसे हमारे परिवार में, हमारे खानदान में किसी को कुछ हुआ हो, चाहे वो माताजी के खानदान में हुआ हो, मतलब नानी के साइड में कुछ हुआ हो, तो भी नाना-नानी को रोग रहा हो या उनके पिताजी को रोग रहा हो, उसके भी हम जो है कैरी कर सकते हैं, वो भी हमारे पास आ सकता है। या हमारे पिताजी के पास या दादाजी के पास या दादी जी के पास या उन उधर वाले साइड में हो, पिताजी के वंश में हो तो, माताजी के वंश में हो तो, हम ये आनुवांशिक रोगों के हकदार हैं, हो भी सकता है कि उधर से हमारे पास आ जाए। जैसे बहुत से ऐसे हैं, हुँ? जैसे आप ये समझिए कलर ब्लाइंडनेस जो है जिनको वो होता है, वो नानी की तरफ से आता है। नानी के साइड में अगर किसी को रहा हो, तो वो माताजी से होते हुए नानी को है तो उधर लेडीज़ की साइड से आता है, ठीक है ना? ये जेंट्स की साइड से नहीं आता। कोई आदमी जो है क्या बोलते हैं अगर उसका देखेंगे कद, है ना? हाइट अगर छोटा है, बड़ा है, जिस घर में लंबे-लंबे होंगे तो सभी लोग लंबे-लंबे होंगे। किसी लोगों का मेंटल डिसऑर्डर मतलब आप देखेंगे कि कई लोगों का परिवार जो है, उनके पिताजी या दादाजी को थोड़ा-सा कम बुद्धि था तो उनको भी कम बुद्धि होगा, इस टाइप से। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना साइंस का नहीं है। जो आनुवांशिक रोग होते हैं, उनमें साइंस का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, उसमें हम लोग भी नहीं कर पाएँगे। अभी हमारा साइंस भी इतना प्रगति नहीं कर पाया कि आनुवांशिक रोगों को जो है कुछ कर पाए। ज़्यादा उसका रोल नहीं है, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया पहला वाला। दूसरा है इंट्रोजेनिक, एट्रोजेनिक मतलब चिकित्सा जनित। अब देखिए हम जब बीमार होते हैं तो जाते हैं दवाइयाँ ले लेते हैं। जब दवाइयाँ लेते हैं तो क्या होता है, अब वो दवाई एक जगह तो इफ़ेक्ट करेगी लेकिन हो सकता है कई जगह साइड इफ़ेक्ट करे, समझ रहे हैं? अब वो साइड इफ़ेक्ट जो हो रहा है क्योंकि वो दवाई केमिकल है, तो वो केमिकल चीज़ किसी 1-2 जगह के लिए तो फ़ायदा करेगी, लेकिन बाकी जगह के लिए क्या होगा, नुकसान भी करेगी। तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो साइड इफ़ेक्ट में बदल जाता है और उसके कारण भी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है? तो ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं चिकित्सा जनिक एट्रोजेनिक, ठीक है? अब ये तो भई पूरी-पूरी जो है जो हमने किया ये तो हम दवाइयों को लिए अगर हम दवाई नहीं लिए होते, तो या तो बीमारी हमारी बढ़ गई होती, या तो फिर जो है दिक्कत होता। अगर हम दवाई लेते हैं तो हमें साइड इफ़ेक्ट होगा, तो मतलब एक तरफ कुआँ दूसरी तरफ खाई वाली बात आ गई, है ना? तो हमें तो भई चिकित्सा करानी है, लेकिन चिकित्सा जनित कुछ रोग रोग भी होते हैं, ठीक है? अब ये रोग क्यों हो गए? क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल खराब थी, ठीक है? बहुत से ऐसे रोग हैं, ठीक? और बहुत से रोग ऐसे थे जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि आनुवंशिकता के कारण आ गई। अब तीसरे तरीके का, जो तीसरे तरीके का रोग है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? एक्वायर्ड मतलब हम उसको अंगीकृत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उसको? अंगीकृत कर रहे हैं। अंगीकृत करने का मतलब ये कि अभी जो है हम उसको चाह नहीं रहे थे कि ये मेरे पास आ जाए, लेकिन हमारी लाइफ़स्टाइल ही कुछ ऐसी थी कि हमारे पास वो खुद ही आ जा रहा है, अपने आप आ जाएगा और हमको उसको रखना पड़ेगा। हम जानबूझ के भी हम उसको हटा नहीं पाएँगे, हम ले लेंगे उसको। अब इसमें ए, बी, सी 3 टाइप है। ए फॉर एलर्जिकल, बी फॉर कम्युनिकेबल और सी फॉर नॉन कम्युनिकेबल, ठीक? 3 टाइप है। अब देखिए क्या है, एलर्जिकल मतलब क्या? नो मच रोल ऑफ साइंस। इसमें भी बहुत ज़्यादा साइंस का रोल नहीं है। हर व्यक्ति को अलग-अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर ये कह के छोड़ देते हैं कि भैया ये भगवान की मर्ज़ी है, ये आपका ठीक नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ी जो है हमारे पास साइंस का खोज नहीं हुआ है कि हम आपको दवाइयाँ दे दें और आपकी एलर्जी ठीक हो जाए। ठीक है? और उसके बाद जो दूसरे टाइप का है वो कम्युनिकेबल। हम एक-दूसरे को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इबोला आया था, हमारे जुकाम है, हंता वायरस है,
हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी और एड्स के जो जिसको बोलते हैं, मीजल्स, खसरा खसरा जो छोटी माता बड़ी माता इस टाइप का बोलते हैं वो, रेबीज, रेबीज मतलब जैसे कुत्ता या बिल्ली काटने पे रेबीज होता है। अब क्या होता है, कुत्ता आपको काटा, अगर रेबीज हो गया तो हम क्या कुत्ते जी के जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा भौंकने लगते हैं, बिल्ली जैसा म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, ठीक है। और अगर हमने भी फिर किसी को काट लिया तो उसको भी रेबीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जीका, ठीक है। अभी कोलेरा, कोविड, अभी हम लोग सबसे बड़ा अभी देख रहे हैं, हाँ? जो कोलेरा है, उसके बाद कोविड, कोविड तो अभी चल ही रहा है, ये झेल ही रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को लॉकडाउन में जाना पड़ा, सीजिंग, नाक बहना, इस टाइप से, हाँ, जुकाम होना, और उसके बाद वायरल बहुत सी बीमारियां हैं। कारण क्या है, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, ये तीन चीजों के कारण ये कम्युनिकेबल डिसीज होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। साइंस इसमें क्या करेगा, वायरस को डीएक्टिवेट कर सकता है, रोक सकता है, बैक्टीरिया को मार सकता है, फंगस को मार सकता है, और जब मार देगा अपनी दवाइयों से, हमारे शरीर के अंदर भी घुस के मार देगा और बाहर भी मार देगा, कि बाहर अगर घर में कीड़े मकोड़े या फंगस बैक्टीरिया पड़ा है तो उसको मार देगा तो हमको बीमारी नहीं होगी, और अगर हमारे शरीर में आ गया है तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी दवाइयां डाल देगा कि वो मर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, साइंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले करना है और करता भी है, ठीक है। और जो तीसरे तरीके की डिसीज है वो है नॉन कम्युनिकेबल, हम इसको एक दूसरे को दे नहीं सकते, ठीक है ना। इसका मतलब जब ये दूसरे को हम दे नहीं सकते तो ये आया कहां से, आया हमारे अपने आप के अंदर से, शरीर के अंदर से आया। क्यों आया, हमने इसको पैदा किया। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो है इसका मतलब होता है अंगीकृत करना, हमने इसको खुद ही ले लिया, खुद ही पैदा कर दिया। जैसे एग्जाम्पल में बीपी, अगर हमको बीपी है तो हम किसी दूसरे को चाहे टच करें, उसका जूठा खाएं, कोई फर्क नहीं पड़े, उसके साथ रहें, उसको बीपी नहीं होने वाला। मुझे मुझे डायबिटीज है, उसको डायबिटीज नहीं होने वाला। मुझे हार्ट अटैक की शिकायत है, उसको नहीं हो सकता। एल्जाइमर, बार बार बोलने की बुद्धि, या एल्जाइमर से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, मैं भूल रहा हूँ, अगला वाला नहीं भूलेगा। अटेंशन, जैसे बार बार मेरा दिमाग एक सेकंड में यहाँ भी रहता है, वहां भी रहता है, वहां भी रहता है, हाइपर एक्टिविटी है, इसको एडीएचडी बोलते हैं, हाँ? और स्लीप डिसऑर्डर, मुझे नींद नहीं आती, हो सकता है मेरे साथ रहने वाले आदमी खूब खराटा लगा के सोए, है ना, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। बर्थ डिफेक्ट, जन्मजात अगर हमारे अंदर कोई जो अवगुण आ गया है, कोई रोग आ गया है, तो क्या होगा, अब हमारे बगल वाले को, जैसे दो अगर सगे या एक साथ जुड़वा बच्चे हैं, हो सकता है एक उसमें स्वस्थ हो, दूसरा जो है अस्वस्थ हो, क्योंकि एक के साथ जो है दिक्कत हो सकती है, वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगी। क्रोनिक किडनी डिसीजेज, क्रोनिक पेन, जैसे हमें सर में दर्द है तो हो सकता है उसको ना हो, भले हम उसके साथ रहे। तो इस टाइप की जो चीजें हैं हम एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अर्थराइटिस है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, मोटापा है, वीकनेस है, मतलब कमजोरी है, या तनाव है, स्ट्रेस, इस टाइप की चीजों को हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते। जब नहीं करते तो ये आता कहां से, आता है हमारे शरीर में से। ये हमारे शरीर में क्यों बन जाता है, इसका सीधा सा रीजन है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, और किस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, और कैसी लाइफ स्टाइल हम जीते हैं। क्लियर। तो ये हुआ नॉन कम्युनिकेबल। अब आइए कुछ नॉन कम्युनिकेबल के ऊपर हम बात करते हैं। और जैसा हमने इसके पहले सेशन में भी बात किया, आज मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ कि अब हम इनको कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जितना कंट्रोल होने लायक है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पहला, हार्ट की प्रॉब्लम जो है, अभी हमने बात की, ये नॉन कम्युनिकेबल है। अगर हार्ट अटैक को हम अपना देखें तो 20 लाख मौत हो रही है हर साल, 20 लाख लोग साल में मर जाते हैं हार्ट और हार्ट की बीमारियों से। और कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है अपना, देखिए हमारे यहाँ एक, ये भी एक बहुत बड़ा, अभी बहुत तेजी से फैल रहा है, ये भी एक एपिडेमिक है, मतलब क्या बोलते हैं एपिडेमिक, मतलब अभी त्रासदी के रूप में फैलता जा रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा नहीं, 1.73 करोड़, मतलब 2.25 करोड़ लोग क्लेम कर रहे हैं हर साल कि उनको जो है कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है।
मतलब उनको हृदय की समस्या बढ़ रही है। 33% इंडियन मैन और 30% वुमेन हैव हाइपरटेंशन, मतलब उनको इससे बीमारी है, उनका स्ट्रेस है, उनका बीपी है। ठीक है, 33% इंडियन में आदमी में और 30% वुमेन, मतलब हर 100 में या हर 10 में 3 आदमी आपको दिखेगा जिसके पास बीपी होगी, और हर 10 में से 3 औरत दिखेगी जिसके पास बीपी टाइप की या हाइपरटेंशन, उनको कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता जा रहा है लेडीज लोगों में। ठीक है, 1 ऑफ 4, 4 में से 1 आदमी आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से जूझता हुआ दिखेगा। अब सोचिए 4 में से 1 मतलब 25%, और 19% डेथ इंडिया में जो इस समय हो रही है वो हार्ट की वजह से हो रही है। अब जरा सोचिए, 19% मतलब 100 में से 19 लोग जो डेथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कारण बन रहा है हार्ट का। और ये हम लोग नहीं कर रहे, ये इंडिया टुडे का एक मैगजीन छपा था अप्रैल 2010 में, और नीचे देखिए पूरा लिखा हुआ कि कहाँ से ये रिपोर्ट निकाला गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब ये हार्ट के बारे में पहले जानिए कि हार्ट लफड़ा क्या है, अपना हार्ट करता क्या है, कैसा होता है। यूजुअली बीट्स फ्रॉम 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, आइडियल कितना माना जाता है, 70 से 90-95 के बीच में। ठीक है, इतना पल्स ये हर मिनट में, जैसे आप पल्स मीटर रखे हैं घर में तो नाप के देखेंगे तो आपका इसी के बीच में आएगा, 90 से 100 के बीच में अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये हर मिनट इतना पंप करता है, हर बार इतना इसका पल्स आता है। अब अगर ऐसा कर रहा है तो लगभग 1 लाख बार वो एक दिन में कर लेगा। ठीक है, 1 लाख बार अगर देखा जाए तो एक साल में 3 करोड़ बार वो धड़केगा, और 250 करोड़ पूरे साल में वो धड़कता है। अगर 70 साल हम जिए तो 70 साल की लाइफ का केवल लिया जा रहा है तो 250 करोड़। और ऐसी मशीन का कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देख रेख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सोचिए जब तक ये चल रहा है तब तक जिंदगी चल रही है, और जैसे ही ये बंद तो जिंदगी बंद। और सोचिए 70 साल तक नॉन स्टॉप ये काम करता रहता है, समझ रहे हैं। तो इसके मेंटेनेंस की जो भी कीमत आए, मुझे लग रहा है वो कम है। उसका कोई प्राइस मत पूछिए कि कितना है, क्योंकि जब तक ये है तभी तक दुनिया का सब है, चाहे प्राइस हो चाहे कुछ भी हो, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि अपने हार्ट का खूब बढ़िया केयर करिए, हाइपरटेंशन ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, कोलेस्ट्रॉल से मुक्त रखिए। ये सब दुनिया भर की चीज़ें जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, हार्ट से रिलेटेड चीज़ें बैठ के आराम से पढ़िएगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें आप कोशिश करिए कि हमारे हार्ट में हमारे परिवार के किसी सदस्य को न हो। ठीक है, अब हमारा परिवार चूंकि बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए आज मैं ये सेशन कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये बताने के लिए। ठीक है, अब इस समय जो मॉडर्न डे लिविंग है कार्डियक प्रॉब्लम की, वो क्या है? सबसे बड़ा चीज है कि डाइट में जो हम लोग ले रहे हैं सेचुरेटेड फैट ज्यादा ले रहे हैं। एलडीएल ज्यादा, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसका नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है शरीर के लिए, क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ये क्या करता है, ये एक रोग क्रिएट करता है, उसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये जो है रोग करता क्या है कि ये धमनियों के अंदर जहां से ब्लड फ्लो कराता है उसमें प्लाक बनने लगता है, मतलब गुठली बनने लगती है, एक जगह इकट्ठा होने लगता है कुछ भी। और जब कोई चीज इकट्ठा होने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि वो जाम हो जाएगा, चोक हो जाएगा। और जब कहीं भी ब्लड नहीं जाएगा, अगर मान लीजिए कुछ देर ब्लड में ब्रेन में नहीं गया, तो आपको क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ठीक है, और अगर कहीं और नहीं गया या हार्ट में ही नहीं गया तो हार्ट अटैक हो सकता है, कहीं और नहीं गया तो पैरालिसिस हो सकता है, कहीं नहीं गया तो क्रोनिक पेन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है हमको, ठीक, कि एलडीएल हमें जो है हाई, जो हमारा फैट है सेचुरेटेड फैट है उसको कम करना है। लो एलडीएल जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या करना है, कम करना है। इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म भी आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेस मेटाबॉलिज्म की वजह से ये दिक्कत आएगी। ठीक है, दूसरा आप देखिए क्या दिक्कत आ रही है आज के हमारे मॉडर्न डे लिविंग में, क्या दिक्कत आ गई है, इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। कुछ भी कभी भी खा लिया, कभी भी सो गए, कभी भी जाग लिया। वो हमारे काम करने के तरीके और तमाम लिविंग हैबिट्स के ऊपर ये है। अब इससे क्या तकलीफ होगी, इससे ये होगी कि जो धमनियों के रोग हैं और हार्ट अटैक ये बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा तकलीफ देगा,
इम्यून सिस्टम आपका कमजोर कर देगा, जो आज के समय की सबसे ज्यादा डिमांड है। आज की सबसे ज्यादा डिमांड क्या है? इम्यून पावर बढ़ाइए, नहीं तो कोरोना आपको ग्रसित कर लेगा। और ऐसे में जब हम ये काम करेंगे, इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल जिएंगे, ईटिंग हैबिट्स हमारा अच्छा नहीं होगा, तो हम क्या इम्यून के घन चक्कर में फंस जाएंगे। ठीक है, और ये क्या काम करेगा? हमारे इम्यून को ही कमजोर कर देगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, हमारी जो लाइफ स्टाइल मॉडर्न की हो गई है, वो क्या हो गई? लेस एक्सरसाइज। हम क्या एक्सरसाइज ही कम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? टोबैको खा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एल्कोहल ले रहे हैं, तमाम छोटे मोटे ड्रग्स ले रहे हैं, किसी न किसी कारण से दवाइयां ले रहे हैं। अब उससे क्या होगा? आपका हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, ये कई गुना बढ़ सकता है। ठीक है, अब ये हुआ क्यों? हमारी डे की जो दिन भर की जो दिनचर्या है, जो लिविंग स्टाइल है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और क्या आ रहा है? हाई इमोशनल स्ट्रेस ड्यू टू फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन। अब हो क्या रहा है? कई लोग तो आप इस कोरोना में देखेंगे घर में बैठे बैठे बीमार हो गए। अब उनके पास संचार के साधन खूब ढेर सारा है। पहले कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती थी, शादी मतलब रिश्तेदारी में या कहीं भी, तो उसकी सूचना 2 महीने बाद आती है। अभी क्या है? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है? लोगों को तो लग रहा है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे वैसे, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। अब क्या होगा अगर ऐसा हुआ? तो सीधी सी बात, हम एक इमोशनल प्राणी है, व्यक्ति और व्यक्तित्व है हमारा, तो उसके कारण भी ये दिक्कत आ रही। क्या हो सकता है? ब्लॉकेज हो सकता है, ईडीआरएफ। देखिए एक चीज है कि आपका जो रिलैक्सिंग फैक्टर है ना, वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, वो कम हो जाएगा। जो रिलैक्सिंग फैक्टर है वो कम हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और जब रिलैक्सिंग फैक्टर कम जो हो जाएगा, तो क्या होगा? जो है आपका जो ब्लड है, वो क्या करता है? स्मूथ फ्लो नहीं रह जाएगा, ऊपर नीचे करने लगेगा। तो फिर बीपी तो होना स्वाभाविक ही है। ठीक है, और क्या है? हाई लेवल ऑफ एड्रीनालाइन। एड्रीनालाइन भी ऐसा समझिए कि अगर ये हाई हो गया, ब्लड में लेवल इसका हाई हो गया, तो हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, एनेक्सिटी हो जाएगा, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आएगी। ठीक है, और क्या होगा? हमारे जो जो धमनियां हैं, धमनियों में क्या होगा? वो डिसीज बढ़ेंगे, धमनियों के डिसीज क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, और क्या दिक्कत आ रही है हमारे डेली लिविंग में? इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स। जब ये लेवल ब्लड में कॉर्टिसोल्स का लेवल बढ़ेगा, तो क्या होगा? ब्लॉकेज बढ़ेगी। ठीक है, और इससे जो है हम जो हमारी जो आर्टरीज, जो जो नसें हैं, नस नाड़ियों के रोग हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे हार्ट को लेके, हमारी लाइफ स्टाइल को लेके ये बढ़ती जा रही है। अब देखिए कुछ ऐसे हैं जिसमें हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने हार्ट को बचाना चाहते हैं? तो सबसे पहले हाइपरटेंशन को कंट्रोल करिए। आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक टिटहरी नामक चिड़िया होती है, वो रात में जो है ऊपर टांग करके सोती है। वो इसलिए रात को अंधेरे में टांग ऊपर करके सोती है कि भाई दबे अगर बादल फट के गिरा, तो मैं इसको अपने जो है पैर पे रोक लूंगी। तो ये तो वैसी बात है। किसी आदमी ने छिपकली से पूछा कि बताओ अच्छा तुम उल्टा क्यों रखते हो छत में? बोला अगर ये छत टूटेगा तो मैं इसको रोक लूंगी। तो हाइपरटेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ी देर के लिए सैड होना हमारे इमोशनल फैक्टर की वजह से होता है, लेकिन इसका टेंशन लेना बहुत अ, मतलब नहीं रखता है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे हक में है, जितना हमारे कंट्रोल में है, वही हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? कंट्रोलेबल को कंट्रोल करना है, अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लीजिए, आपकी हार्ट डिसीज बच जाएगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? हम खुद ही हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, हम खुद ही पैरालाइज हो जाएंगे, या हार्ट से रिलेटेड कई दिक्कतें आएंगी। और सिर्फ हम ही को दिक्कत नहीं आएगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जो कंप्लिसिटी है, तो उसकी वजह से पूरे घर में परेशानी होगी। क्या होगा?
फिजिकल इनएक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, हाइपर प्रोटीन जो हम हाई प्रोटीन ले रहे हैं, वो डाइट बढ़ा या घटा सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल का एक सबसे ऊपर वाला एग्जांपल है, जैसे जिसको आप ये यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए सबसे पहला वाला एकदम ये नस नाड़ी है, एकदम साफ है। इसमें क्या है, थोड़ा-थोड़ा जमा है और इसमें देखिए ज़्यादातर जमा है, ज़्यादातर ये चोक ही हो गया, थोड़ा-सा बस बचा है। ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है और ये ऐसे ही होता है। ऐसे धीरे-धीरे ये बढ़ता जाता है, ठीक है? तो हम ये अपने हार्ट को केयर करने के लिए ये सब कदम उठा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने डाइट को कंट्रोल करना है। हमें क्या करना है, हम इंडिया में रहते हैं इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हमको कम लेना है, ठीक है? और प्रोटीन को बढ़ाना है, ऑयल को कम करना है, ठीक है? और क्या सैचुरेटेड फैट को क्या करना है, कम करना है। और क्या करना है, तमाम तरीके के ऑयल को यूज़ करना है। ये नहीं कि एक ही तरीके का हम ऑयल बार-बार खाते जा रहे हैं और उसमें भी हमारे पास देखिए अब तो 2 तरीके का तेल आ गया है। अब आप जो है ती 2 क्या है 3 तरीके का तेल है। नारियल तेल भी खा सकते हैं, राइस ब्रान भी खा सकते हैं और सरसों का तेल भी एकदम शुद्ध और सबसे बढ़िया है। और ये आप अपनाएँगे तो निश्चित रूप से हार्ट जो है बढ़िया रहेगा, ठीक है? और एक्सरसाइज़ तो मस्ट है, आधे घंटे कम से कम, ठीक है? जो भी आपको पसंद हो वो वाला एक्सरसाइज़ आप करिए, ये ज़रूर करिए। और अगर स्मोकिंग और अल्कोहल कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। ठीक है? रेगुलर वे पे। अगर आप कर रहे हैं तो इसको बंद ही कर दीजिए। बॉडी वेट को मेंटेन करना है, शुगर लेवल को मेंटेन करना है और सबसे बढ़िया बात कि आप जो भी खाना खाइए उसमें न्यूट्रिएंट्स हो, पोषण हो, ठीक है? सिर्फ कैलोरी ना हो और साथ में फाइबर हो, तो बढ़िया रहेगा, हमारा हार्ट बढ़िया रहेगा। और डे बाय डे हमें अपने शरीर को नेचर के करीब लेके जाना है, ठीक है? अब जो मैं एक और बात कर रहा हूँ कि ये तो रही हार्ट की बात, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों का आपने सुना होगा, है ना? जो एकदम अच्छी लाइफ़स्टाइल जीते हैं और मैं आज जो आपको होमवर्क देने वाला हूँ, वो भी इसी से रिलेटेड है। एकदम अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो रहा है। ज़्यादातर लेडीज़ लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि वो टबैको खाते हैं या बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसा तो बहुत कम है, लेकिन लेडीज़ लोगों में भी कैंसर हो जाता है या इस चीज़ों से जो दूर रहते हैं, उनको भी कैंसर हो जाता है। यहाँ देखिए ये तो बड़े कारण है ही, जो आप देख रहे हैं कि कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है और इधर डायबिटीज़ है या दूसरे तो कैंसर भी एक जो है साइलेंट किलर के रूप में हमारे आपके बीच में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम नहीं चाहते कि हम या हमारा फैमिली मेंबर्स कोई फँसे, ठीक है? इस बीमारी के चक्कर में और ये जो है लाइफ़स्टाइल डिसीज़ में आता है, ठीक है? और उसके बाद हम आपको बताएँ, ये होता क्या है, ये एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है जब हमारा शरीर नहीं समझ पाता कि ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, ठीक है ना? तो वो सेल को बढ़ाने लगता है और बढ़ता ही जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के सेल ही बढ़ रहे हैं, तो हमारा शरीर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है? और ऐसी स्थिति में अनकंट्रोल जब ग्रोथ होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है ना? तो ये तकलीफ है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। यूवी के जो है रेज़ के कारण होता है, केमिकल और टोबैको के कारण होता है, एब्सेंट ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय अ, फायर प्रूफिंग के कारण। देखिए अब कारण तो अभी हम डे बाय डे एक-एक नया निकालेंगे, लेकिन कुल ओवरऑल मामला ये है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी परिवार का सदस्य अच्छी लाइफ़स्टाइल को छोड़ के खराब लाइफ़स्टाइल को अपनाए। क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है, निश्चित रूप से खान-पान और तमाम चीज़ों पे निर्भर करती है। और कैंसर कहीं भी हो सकता है, ब्रेस्ट में कैंसर होता है, प्रोस्टेट में होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है मतलब लंग्स में, गले में, हाँ? कोलन में हो सकता है, यूरिनरी सिस्टम में हो सकता है, लिम्फोमिया हो सकता है और जो है स्किन में हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। हाँ, ओवरी में हो सकता है, सर्वाइकल में हो सकता है, कई जगह हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले सेल्फ डिटेक्ट करिए, फिर उसके बाद बायोप्सी कराते हैं तब पता चलता है, एक्स-रे कराते हैं तब पता चलता है, एमआरआई कराते हैं तब पता चलता है या ब्लड टेस्ट से पता चलता है। क्या इलाज है इसका? सर्जरी करिए और इसको रिमूव करवा लीजिए। फिर क्या कीमोथेरेपी करवा लीजिए, कुछ दवाइयाँ ले लीजिए, फिर रेडिएशन करवा लीजिए और उसके बाद जो है रेडिएशन के बाद आपको जो है वहाँ से ट्यूमर निकाले जाते हैं, उसको जला दिए जाते हैं या इन सभी को सब एक साथ मिला के भी किया जाता है। यही इसका इलाज है, ठीक है ना? और कोई भी नहीं है चाहता कि ये कैंसर हो, तो उसका बचाव क्या है? पहली चीज़ कि जो हम बचाव कर सकते हैं उसको कर लें, स्मोक नहीं करना है, ठीक है?
हम जब सन में जाएँ तो सन स्क्रीन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बचाव के लिए, वो हम यूज़ करें, ठीक है? जैसे आप सन प्रोटेक्टिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आप बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है? अपने चेहरे को, अपने शरीर के चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बहुत से ऐसी चीज़ें जो है आप यूज़ करिए जो वेजिटेबल से रिलेटेड है, ठीक है ना? फैट को कट करिए, एक्टिव रहिए हमेशा। शरीर को हमेशा एक्टिव बनाए रखिए, हाँ? और रेगुलर मेडिसिन और मेडिकल चेकअप कराते रहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है? और ये सब चीज़ें बड़ी ईज़िली पता चल जाती हैं, ठीक है? और क्या है जो साइलेंट किलर के रूप में है, शुगर लेवल हाई होना या इसी को हम कहते हैं डायबिटीज़, ठीक है? अब डायबिटीज़ के लिए क्या है, आप जिम जाइए, न्यूट्रिशनल फूड खाइए, एक्टिव रहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए। ये दुनिया भर का देखिए ये शुगर और शुगर्स के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये रोग होते हैं, ठीक है ना? और इससे बचाव के भी इसमें दिए गए हैं, आराम से बैठ के पढ़िएगा। अब देखिए जो डायबिटीज़ है, ये खुद में अपने आप में एक रोग नहीं, खुद अपने आप में एक रोग नहीं है, लेकिन ये सभी रोगों का एक कारण बन ज़रूर बनेगा। ये हो गया, उसके पीछे शुगर हो सकता है। ये हो गया, इसके कारण शुगर हो सकता है। इसका कारण शुगर हो सकता है। ये हो गया, इसका कारण शुगर हो तमाम सभी जो है आप देख लीजिए डायबिटीज़ की संख्या हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और चाइना में भी बढ़ रही है। यही 2 देश हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ रहा है। उसके पीछे रीज़न तो बहुत है, पिछली बार हमने आपसे डिस्कस किया था पिछले सेशन में। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं? इसको जाना जाए पहले कि शुगर है भी कि नहीं है तो पहले प्यास ज़्यादा लगेगी। जल्दी-जल्दी पेशाब होगा, ठीक है? खूब तेज़ी जल्दी-जल्दी भूख लगेगा, ठीक है ना? और क्या होगा आपका मन चिड़चिड़ा जैसा रहेगा, ठीक है? और क्या होगा स्लो हीलिंग होगी, कहीं चोट लग गया तो जल्दी से वो भरेगा नहीं, तो समझ जाइए कि डायबिटीज़ है। आपका जो विज़न है वो जल्दी-जल्दी मतलब आपके चश्मे का साइज़ बदलता जाएगा या आपको चश्मा लगाने की पड़ेगा, आपका ब्लर हो जाएगा, दूर से साफ दिखेगा नहीं। एक्सट्रीम जो है टायर्डनेस मतलब आपको थकान थोड़ा-सा काम करने के बाद ज़्यादा महसूस होगा, नॉर्मल लोगों की अपेक्षा। थोड़ा-सा भी काम करेंगे बहुत ज़्यादा थक जाएँगे। इसका मतलब क्या कि हो सकता है कि डायबिटीज़ हो। ये सब कुछ सिंबल है, ठीक है ना? और ये सब कुछ लक्षण है डायबिटीज़ के। अब जो है जो डायबिटीज़ है, ये क्या करता है हमारे ब्लड का ग्लूकोज़ लेवल बढ़ा देता है। ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपको बाय बर्थ मिल जाता है। अब ये आता कहाँ से है? जो है हमारे पुश्तैनी चीज़ों से, मतलब पुश्तैनी पुश्तों से आ रहा है। हो सकता है मदर-फादर को वहाँ से आ गया बच्चे में, ठीक है? अब इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि इंसुलिन उसका प्रॉपर बन ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं टाइप 1 ठीक? और फिर क्या होता है जब हम यहाँ आ जाते हैं किसी कारण से हमारी बॉडी अब रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इंसुलिन नहीं बना रही है। इसको बोलते हैं टाइप 2 तो हमारे यहाँ जो रोगी हैं ये बाई बर्थ वाले बहुत कम है, टाइप 1 वाले बहुत कम है, टाइप 2 वाले ज़्यादा हैं। शुरू में बहुत अच्छे थे, हँसते-खेलते थे, जैसे 25 साल, 30 साल हुआ, 40 साल हुआ, इनएक्टिविटी के कारण या बैड लाइफ़स्टाइल के कारण, पुअर लाइफ़स्टाइल के कारण उनको डायबिटीज़ हो गया। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं टाइप 2 डी डायबिटीज़, ठीक है? और टाइप 2 डायबिटीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, 90% है, नीचे देखिए और टाइप 1 मात्र 10% या और कम इंडिया में, ठीक है ना? अब देखिए अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे इंसुलिन की मात्रा कितनी है, ठीक है? और मैं अभी आज एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगा, उसको पढ़िएगा, डायबिटीज़ का और ग्लूकोज़ से क्या लेना-देना है, ठीक है? इंसुलिन का जो है शुगर से क्या लेना-देना है, इसका इंटरकनेक्शन क्या है, ये बात समझने के लिए आज मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगा, उसको आराम से देखिएगा, उसका नोट्स तैयार करिएगा, ठीक है? और फिर जो टाइप 2 का जो डायबिटीज़ है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनता तो है लेकिन सेल में घुस नहीं पाता है या कम प्रोड्यूस होता है, तो ये दिक्कत आती है, ठीक है ना? तो टाइप 2 वाले जो डायबिटीज़ हैं, जो हम पैदा करते हैं, हमारे के कारण बनता है, इनकी संख्या ज़्यादा है, बाई बर्थ वालों की संख्या बहुत कम, ठीक है? अब डायबिटीज़ को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? कंट्रोल द कंट्रोलेबल फिर जो हम कर सकते हैं, पूरी पराठा कम खाइए, घी तेल कम खाइए, मीठी चीज़ें कम खाइए, है ना? जानते हैं आप सब लोग, है ना? अभी हम लोग बात कर रहे थे, हाँ? आलू की चीज़ें कम खाइए, आटा मैदा कम खाइए, हाँ? तो ये सब चीज़ों से अगर हम करते हैं प्रोसेस्ड फूड कम खाइए, हाँ? मतलब फिर क्या करिए, आपको नेचुरल चीज़ ज़्यादा खानी है, ठीक है? ग्रेन अनाज ज़्यादा खाना है, साबुत अनाज ज़्यादा खाना है, कच्ची चीज़ें ज़्यादा खानी है, ठीक है? फल और सब्ज़ी ज़्यादा खाना है,
जो अभी हमारे और हमारे किचन से धीरे-धीरे गायब हो रहा है। बच्चे जो न्यू जनरेशन वाले वो लाइक नहीं करते, तो आप ये समझिए कि 30 या 35 साल तक जाते-जाते उनको शुगर होना पक्का है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में ये स्थिति बने, तो ठीक, अदरवाइज़ आप भी एक बढ़िया-सा कड़क जो है ट्रेनर बन जाइए, ठीक? कि नहीं, कुछ भी हो खाना तो पड़ेगा ही। तो आपको क्या करना है, अगर अपने बॉडी को ठीक-ठाक रखना है, तो अपने शुगर लेवल को प्रॉपर मेंटेन करना है, तो आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनानी पड़ेगी। और ये बहुत अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है ना? इसमें सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना? जो चीज़ें अभी हमने आपसे बात की, जो लाइफ़स्टाइल के जो रोग हमने बात किए, ढेर सारे रोग आपसे बात किए कि ये लाइफ़स्टाइल के कारण होता है, ये एक्वायर्ड होता है और ये बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है और ये सप्लीमेंट से क किया जा सकता है। जो हम लोग सप्लीमेंट जो बाहर कम-ज़्यादा हो रहा है हमारे खाने-पीने में, उसके डिसऑर्डर को, लाइफ़स्टाइल को ठीक-ठाक करके हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है? और अपनी जीवनचर्या को और बेहतर और व्यवस्थित करके हम लोग इसको इस डिसऑर्डर से मुक्ति पा सकते हैं। तो कोई नहीं चाहता कि देखिए मुझे शुगर हो, मुझे बीपी हो, मुझे हार्ट अटैक हो, मुझे जो है पैरालिसिस हो जाए, मुझे कैंसर हो जाए, कोई नहीं चाहता। तो क्या करना है, हमें ये अवेयरनेस लोगों को बताना है। अभी इन चीज़ों के हम लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था, चीज़ें हम लोग बहुत पीछे चलते थे। ये सब जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये जाके कभी सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखते थे, तब इस टाइप की चीज़ें दिखती थी। आज हम लोग देखिए घर बैठे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से इसका अवेयरनेस समाज में फैलाना है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, हम लोग फैलाएँगे और उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, कैसे हम लोग इसको बढ़िया से कंट्रोल करें और जो है हम लोग इसको